नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसका ये 55वां भाग है। इसमें हम पढ़ रहे हैं चीन का भौगोलिक अध्ययन। चीन के उच्चावच के बारे में हमने पढ़ लिया था, यानी चीन के 11 भौतिक प्रदेशों के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें तिब्बत का पठार, तिएन शान, अल्टाई सियान, मंगोलियन सिनक्यांग, भीतरी मंगोलिया उच्च भूमि, इसके अलावा पूर्वी उच्च भूमि, पूर्वी मैदानी भाग है, मध्य पर्वतीय प्रदेश है, इसके अलावा जो जेचुआन बेसिन है, दक्षिणी उच्च भूमि है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी उच्च भूमि है, उसके बारे में भी हम पढ़ चुके थे। यूनान के पठार वाले क्षेत्र के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। अब जो आगे आता है भौगोलिक अध्ययन में, वो है चीन का अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली। अपवाह या ड्रेनेज जिसको हम कहते हैं। चीन की जो अपवाह प्रणाली है उसको हम दो भागों में व्यक्त कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, चीन एक विशाल क्षेत्र वाला राष्ट्र है, लेकिन अगर जलीय भाग की बात करें तो विशेषतः प्रशांत महासागर या उससे संबद्ध जो सागर हैं, चीन सागर है या इसको पीला सागर है, या इसके अलावा दक्षिणी चीन सागर। तो ये कह सकते हैं हम प्रशांत महासागर और उससे संबद्ध सागर जो हैं, उनमें यहाँ की जो अधिकांश नदियाँ हैं वो अपना जल डालती हैं। तो इसके आधार पर एक तो प्रशांत महासागरीय इसमें अपवाह तंत्र हो जाएगा। दूसरा, बहुत सारी इसकी नदियाँ ऐसी हैं जो इसके आंतरिक भाग में, यानी चीन के जो उच्चवर्ती पर्वतीय प्रदेश हैं वहाँ से निकलती हैं, लेकिन बहुत बड़ा भूभाग होने के कारण ये इसके आंतरिक भागों में ही विलुप्त हो जाती हैं। तो उनको आंतरिक प्रवाह की नदियों में सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पर हम मुख्यतः देखें तो दो ही प्रकार के जो अपवाह हैं यहाँ पर देखने को मिलता है। प्रवाह प्रणाली है उसको हम केवल दो भागों में बांट सकते हैं। तो चीन की प्रवाह प्रणाली को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। चीन की प्रवाह प्रणाली दो भागों में विभक्त है या बांटी गई है। नंबर 1, प्रशांत महासागरीय। तो पहली है प्रशांत महासागरीय अपवाह हम कह सकते हैं, दूसरा है आंतरिक अपवाह। नंबर 2, आंतरिक अपवाह। तो ये दो मुख्यतः अंश हैं। चीन की जो अपवाह प्रणाली है उसको दो भागों में हम बांट सकते हैं, प्रशांत महासागरीय और दूसरा आंतरिक। प्रशांत महासागर की प्रवाह के बारे में हम पहले विस्तार से पढ़ते हैं। हालांकि चीन की जो मुख्य मुख्य नदियां हैं उनके बारे में हम जब एशिया महाद्वीप का अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे, या अपवाह प्रणाली एशिया महाद्वीप की जब हमने पढ़ी थी, तो चीन की मुख्य नदियों के बारे में हमने उसमें पढ़ लिया था। लेकिन चीन के हिसाब से इनका संक्षिप्त वर्णन है वो हम इसमें पढ़ेंगे। अब वहाँ पर जो चीन की नदियों के बारे में हमने पढ़ा, वहाँ पर किसी के कुछ समस्याएं अगर रह जाती हैं तो इसमें हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले प्रशांत महासागरीय अपवाह। प्रशांत महासागर, जैसा कि हम जानते हैं, चीन के साथ जो चीन का पूर्वी भाग है, दक्षिणी पूर्वी भाग, इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी भाग और पूर्वी भाग में मुख्यतः प्रशांत महासागर है, उससे संबद्ध सागर हैं, वो चीन के साथ सीमा बनाते हैं। तो यहाँ जो नदियाँ गिरती हैं उनको प्रशांत महासागरीय अपवाह में सम्मिलित किया जाता है। उनमें से कुछ मुख्य नदियाँ हम देखते हैं: हेलुंग क्यांग, सुंगारी, यालू, हेलुंग क्यांग। इसके अलावा सुगारी, यालू, इसके अतिरिक्त ली यो हो, हांग हो,
लियो हो, इसके अतिरिक्त हवांग हो, इसके अतिरिक्त है यांग टीसी क्यांग और सी क्यांग। ये प्रशांत महासागरीय अफवाह की चीन की प्रमुख नदियां हैं, जिनमें हेलुंगकियांग, सुंगारी, यालू, लियोहो, हुआंगहो, यांगटीसी क्यांग और शिक्यांग नदियां हैं जो मुख्यतः प्रशांत महासागर में अपना जल गिराती है। इनमें से पहली जो 4 नदियां हैं यानी हेलुंगकियांग, सुंगारी, यालू और लियोहो, ये मंचूरिया में प्रवाहित होती हैं और ये छोटी तथा कम महत्वपूर्ण हैं। पहली 4 नदियां, प्रथम 4 नदियां मंचूरिया में प्रवाहित होती हैं तथा लघु एवं कम महत्वपूर्ण है। तो प्रथम 4 नदियां यानी हेलुंगकियांग, सुंगारी, यालू और लियोहो, ये जो नदियां हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ये छोटी नदियां हैं। तो हम केवल 3 नदियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, हांगहो, यांगटीसी क्यांग और शिक्यांग। ये नदियां हैं, इनके उद्गम स्थल, इनके अपवाह क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे इनके बारे में हमने सामान्य जानकारियां हैं वो इसके जो पहले हमने एशिया महाद्वीप की नदियों का विस्तार जो पढ़ा था, उनका जो वर्णन किया था, उसमें हमने इनके बारे में देख लिया था। अब इसके अलावा जो 3 मुख्य यानी हमने नदियां देखनी है, हांगहो, यांगटीसी क्यांग और शिक्यांग, ये तीनों नदियां उत्तरी, मध्य और दक्षिणी चीन के जो मैदानी भाग हैं उनका निर्माण करती हैं। 3 मैदान यहाँ पर बनते हैं। जो पूर्वी मैदान है उसमें क्रमशः उत्तरी मैदान, उसके बाद में चीन का मध्य मैदान और उसके बाद में चीन का ये है दक्षिणी मैदान। तो ये जो 3 नदियां हैं ये 3 मैदानों का चीन में निर्माण कर रही हैं। वैसे एक ही मैदान हम इसको कह सकते हैं, जैसे हमने पूर्वी मैदानी भाग जो पढ़ा था उसमें इन तीनों नदियों के मैदानी प्रदेश आते हैं, जिसमें जो हांगहो, यांगटीसी क्यांग और शिक्यांग नदियों के मैदानी भागों को सम्मिलित किया जाता है। तो प्रशांत महासागरीय जो अपवाह है चीन की प्रवाह प्रणाली में, उसमें सबसे पहली जो नदी आती है वह है हांगहो, यानी उत्तर से अगर हम शुरू करें तो पहली नदी आती है हुआंगहो। हांगहो नदी। अब मुख्यतः कुनलुन पर्वत श्रेणी है, उसकी जो समीपवर्ती पर्वत जो उसके जुड़ी हुई पर्वत श्रेणियां हैं उनसे इसका उद्गम होता है। तो इसलिए इसको क्या कुनलुन पर्वत श्रेणी से ही इसका हम उद्गम मान सकते हैं। तो ये कुनलुन पर्वत श्रेणियों से निकलती है और लगभग 4850 किलोमीटर बहती है। कुनलुन पर्वत श्रेणी की जो पहाड़ियां हैं उनसे ये निकलती है। लंबाई है इसकी 4850 किलोमीटर। अलग अलग थोड़ी बहुत भिन्नता इसकी लंबाई में देखने को मिल सकती हैं, लेकिन लगभग में लंबाई अगर हम याद रखें तो 4850 किलोमीटर लंबी ये नदी है। और ये प्रशांत महासागरीय, हम इसको कह सकते हैं चीन सागर में जाकर के ये गिरती है। उद्गम कुनलुन हो गया और यह है प्रशांत महासागर या संबद्ध सागर, चीन सागर हम कह सकते हैं, प्रशांत महासागर में गिरती है। तो ये इसके उद्गम और इसका जो मुहाना है उसके बारे में जानकारी होगी कि ये लगभग 4850 किलोमीटर दूरी तय करने के पश्चात प्रशांत महासागर में गिर जाती है। कुनलुन पर्वत की 2 झीलें सारिंगनोर और ओरिंगनोर, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। 2 झीलों से, 2 झीलें कौन सी हैं?
दो झीलों से इसका उद्गम होता है, जो कि कहाँ पर है, कुन-लुन पर्वत श्रेणी की दो झीलें हैं, सारिंगनोर और औरिंगनोर झीलों से इसका उद्गम होता है। सारिंगनोर और दूसरी है औरिंगनोर। तो इस प्रकार से यहाँ दो झीलों से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। अब इसके बाद में यह नदी आगे जब बढ़ती है तो इसके साथ में वीहो नदी है वो मिलती है, जो कि इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि टंगवान नामक स्थान पर इसमें मिलती है। हांगहो की सबसे बड़ी सहायक नदी वीहो टंगवान नामक स्थान पर इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी इसमें मिलती है। सबसे बड़ी सहायक नदी जिसका नाम क्या है, वी हो। तो ये वी हो नदी है जो कि हांग हो नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, वो टंगवान नामक स्थान पर हांग हो नदी में आकर के मिलती है। अब आगे हांग हो नदी है वो लोएस के पठार की जो पीली मिट्टी है उसको अपने नीचे भागों में निक्षेपित करती है। यहाँ पर टंगवान में दूसरी नदी इसमें मिली। अब ये लोयस के पठार की या लोयस जो क्षेत्र है उसकी पीली मिट्टी का अपर्दन करती है। लोयस के पठार की पीली मिट्टी है उसका अपर्दन करते हुए ये अब नदी अपर्दन करेगी, तो जहाँ पर निचले प्रदेश में जहाँ पर इसकी गति मंद हो जाती है उस प्रदेश में इसका क्या करेगी, निक्षेपण करेगी। अब इसमें पीला जल बहने के कारण इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। यानी पीली मिट्टी इसमें बह करके आती है, इसलिए इस हांग हो नदी को क्या कहते हैं, पीली नदी भी इस नदी को कहा जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, पीली नदी के नाम से इसको जाना जाता है। इसका जो मैदान है यानी इसके मैदानी भाग का नाम क्या है, पीला मैदान इसके मैदानी भाग को कहते हैं। पीला मैदान, येलो प्लेन। पीला मैदान कौन सी नदी से संबंधित है, हांग हो नदी से। कौन सी नदी को पीली नदी कहा जाता है, हांग हो नदी को। लोएस के पठार का अपर्दन कौन सी नदी करती है, हांग हो नदी करती है। तो ये सामान्य बातें इनके बारे में हमें याद रखनी जरूरी है। इसके बाद में हम देखें तो जो पूर्वी मैदानी भाग है उसका ढाल अत्यंत मंद है। पूर्वी मैदान जो यानी उत्तरी मैदान का जो पूर्वी भाग की अगर हम बात करें, या चीन का जो पूर्वी मैदानी भाग है उसका ढाल अत्यंत मंद होने के कारण ये नदी क्या है, जब इसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है, बाढ़ आती है, तो ये अपने मार्ग को परिवर्तित करती रहती है। यानी अब जब ढाल मंद होगा और वर्षा ऋतु में जल ज़्यादा आएगा, ढाल मंद होने के कारण वर्षा ऋतु में जब इस नदी में जल की मात्रा ज़्यादा होती है यानी बाढ़ें आती हैं, तो ये मार्ग बदल लेती है। अधिक जल होने पर यह अपना मार्ग बदल लेती है। यानी पूर्वी जो मैदान है उसका ढाल मंद है, जिसके कारण क्या होता है, अधिक जल या बाढ़ की स्थिति होने पर, अधिक जल होने पर या बाढ़ आने पर ये क्या कर देती है, अपना मार्ग बदल लेती है। जैसा कि हम जानते हैं हांग हो नदी जो है वो अपने मार्ग बदलने के लिए विश्व में कुख्यात है। यानी वर्षा ऋतु में जब जल अधिक मात्रा में आता है तो इसमें भयंकर बाढ़ें आती हैं और जिससे ये अपना मार्ग बदल लेती है, और मार्ग बदलने से आसपास के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा भयंकर बाढ़ें आती है, जिससे क्या होता है, अपार जन धन की हानि होती है। इसी कारण इसको चीन का दुख या चीन का शोक भी कहा जाता है। सोरो ऑफ चाइना के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। चीन का शोक इस नदी को कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादा जो बाढ़ें आती हैं उसके कारण ये अपना मार्ग बदल लेती हैं।
सोरो ऑफ चाइना, चीन का दुख कौन सी नदी को कहा जाता है? हांग हो नदी को कहा जाता है। पीली नदी भी इस नदी को कहा जाता है। अब इसी कारण क्या है, इस नदी के जो मैदान जो तटीय तटबंध हैं उनको मजबूत करने के लिए विभिन्न बांधों का निर्माण किया गया, जिससे इसके तटबंधों को मजबूत किया जा सके और बाढ़ों की जो आवृत्ति है उसको कम किया जा सके और इससे जो हानि होती है उसको कम किया जा सके। तो इस प्रकार हमने हांग हो नदी के बारे में देखा। हांग हो जो नदी है उसका मैदान विश्व के जो विशाल उपजाऊ मैदानों में से एक है, यानी विश्व के जो सबसे बड़े मैदान हैं, उपजाऊ मैदान हैं, उनमें से एक है। ये जो मैदान है हांग हो नदी का, ये विश्व के विशाल एवं उपजाऊ मैदान में इसको सम्मिलित किया जाता है। जो पीला मैदान है, या इसको हम हांग हो का मैदान कह सकते हैं, इसको हम उत्तरी पूर्वी चीन का मैदान भी कह सकते हैं, यानी मैदान का जो चीन का जो पूर्वी मैदान है उसका उत्तरी भाग जो है वो हांग हो नदी के द्वारा निर्मित है। तो इस प्रकार हमने देखा हांग हो नदी है वो कुनलुन पर्वत से निकल करके 4,850 किलोमीटर बहती है और प्रशांत महासागर में गिरती है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है वी हो, जो कि टंगवान नामक स्थान पर इसके आकर के मिलती है। इसके बाद ये जो नदी है दो झीलों से, सारिंगनोर और ओरिंगनोर से निकलती है। लोएस के पठार का अपर्दन करती है। लोएस के पठार की पीली मिट्टी का अपर्दन करने के कारण इसका जल मटमैला रहता है, जिसके कारण इसको पीली नदी कहा जाता है। और जिस मैदानी भाग में उसका निक्षेपण करती है उसको पीला मैदान कहा जाता है, जो कि विश्व के प्रमुख उपजाऊ मैदानों में से एक है। अब दूसरी मुख्य नदी चीन की, जो कि पूर्वी मैदान के मध्य भाग का निर्माण करती है। पूर्वी मैदान के मध्य भाग का निर्माण करने वाली नदी यांगटीसी क्यांग। यांगटीसी क्यांग नदी जो है वो जो विशेषतः मध्य पूर्वी चीन, ये निकलती है तिब्बत के पठार की तांगला श्रेणी से। उद्गम तिब्बत के पठार की तांगला श्रेणी, तिब्बत पठार की तांगला या टांगला श्रेणी से इसका उद्गम होता है। अब ये भी प्रशांत महासागर में जाकर के गिरती है, पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, संघाई के समीप ये लगभग क्या है, चीन सागर में गिर जाती है। या प्रशांत महासागर भी हम कह सकते हैं, संघाई के समीप चीन सागर में। तो इसका उद्गम तिब्बत पठार की तांगला श्रेणी से होता है और ये चीन सागर में गिरती है। इसकी लंबाई लगभग 5560 किलोमीटर के आसपास है। लंबाई 5560 किलोमीटर। एशिया की सबसे लंबी नदी ये है यांगटीसी क्यांग, एशिया की सबसे लंबी नदी हम कह सकते हैं इसको। अब ये पूर्वी चीन के मध्य भाग में बहती है। जो पूर्वी चीन का मध्य भाग है उसमें इस नदी का ये मैदानी भाग है वो फैला हुआ है। ये नदी अपने मुहाने से लेकर के लगभग एंकाउ तक यानी 1650 किलोमीटर की लंबाई तक ये नौगम्य है, यानी इसमें नावें चलाई जा सकती हैं। हेंकाउ तक 1650 किलोमीटर में ये नौगम्य है। 1650 किलोमीटर नौगम्य नदी है ये। इसके बाद में ये जो मैदानी भाग इसका है वो भी चीन के सर्वाधिक उपजाऊ और सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में यांगटीसी क्यांग नदी का मैदानी भाग है वो सम्मिलित है। अब पूर्वी भाग के जो विशाल समतल मैदान का निर्माण करती है और ये चीन का सबसे महत्वपूर्ण उपजाऊ एवं सबसे महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश है। चीन का सबसे उपजाऊ एवं
प्रमुख कृषि प्रदेश। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो जनसंख्या भी चीन की सर्वाधिक सघन जनसंख्या की अगर हम बात करें तो इसी प्रदेश में पाई जाती है। कृषि आधारित ये क्षेत्र यांगटीसी कियांग नदी का, तो यांगटीसी कियांग नदी है वो जो पूर्वी चीन है उसके मध्य भाग में या मध्य मैदानी भाग का निर्माण करती है। तिब्बत के तांगला से ये निकलती है और संघाई के समीप चीन सागर में ये गिरती, इसकी लंबाई लगभग 5560 किलोमीटर है। इसके अलावा ये लगभग 1650 किलोमीटर तक क्या है, नौगम्य नदी है। ये थी यांगटीसी कियांग जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। अब चीन की तीसरी महत्वपूर्ण नदी सीकियांग, यूनान पठार से निकलती है। सीकियांग नदी यूनान पठार के पूर्वी भाग से उद्गम होता है और गिरती कहाँ पर है, दक्षिणी चीन सागर में ये गिरती है। और जो पूर्वी मैदान का दक्षिणी भाग है उसका निर्माण है वो कौन सी नदी के द्वारा होता है, सीकियांग नदी के द्वारा इसका निर्माण होता है। इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 2650 किलोमीटर ये लंबी है, 2650 किलोमीटर के लगभग ये इस नदी की लंबाई है। निचले मैदान का, या जिसको हम किस नाम से जानते हैं, लघु मैदान के नाम से भी जाना जाता है। निचले मैदान या लघु मैदान का निर्माण करती है। निचले मैदान या लघु मैदान का निर्माण है वो कौन सी नदी के द्वारा किया जाता है, सीकियांग नदी के द्वारा निचले मैदान का निर्माण या लघु मैदान का निर्माण है वो सीकियांग नदी के द्वारा किया जाता है। यूनान पठार के पूर्वी भाग से निकलती है, 2650 किलोमीटर बहती है। इसके बाद में ये दक्षिणी चीन सागर में गिर जाती है। ये थी प्रशांत महासागरीय अपवाह की नदियाँ। इसके बाद में दूसरा जो भाग है वो है आंतरिक अपवाह का। नंबर 2 आंतरिक अपवाह। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आंतरिक अपवाह में वो नदियां सम्मिलित की जाती हैं, यानी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी चीन की नदियां जो कि उच्च क्षेत्रों से निकलती हैं और ऊंचे धरातल होने के कारण भीतरी भागों में ही, बेसिन में ही क्या हो जाती हैं, विलीन हो जाती है। उत्तरी पश्चिमी एवं पश्चिमी चीन की नदियाँ, जैसे तारिम बेसिन वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र की जो नदियाँ हैं उसको ये किसमें सम्मिलित है, ये आंतरिक अपवाह। अब यहाँ पर चारों ओर उच्च भूमियाँ होने के कारण, यानी ये उच्च प्रदेशों से निकलती हैं, लेकिन ये जो धरातली भाग है ये भीतर एक प्रकार से इसमें रह जाती हैं, क्योंकि ये चारों ओर से उच्च श्रेणियों से, उच्च पर्वतों से घिरा हुआ है, जिसके कारण यहाँ जो नदियाँ निकलती हैं वो यहीं पर रह जाती हैं। यानी यहाँ के जो भीतरी भाग में बेसिन या प्लेया जो बनते हैं उन्हीं में ये नदियाँ हैं वो समाहित हो जाती हैं, यानी यहाँ यहीं से निकलती हैं और यहाँ का जो निचला धरातलीय भाग है उसमें बहती हैं और उसी में क्या है ये समाहित हो जाती हैं। यानी इसमें विशेषतः उत्तरी पश्चिमी भाग में तारिम नदी है वो प्रमुख है, जिसका जल ग्रहण क्षेत्र क्या है, तारिम बेसिन। यहाँ पर कौन सी नदी प्रमुख है, तारिम नदी। और कहाँ पर रह जाती है ये भी, तारिम बेसिन में, यानी यहीं से निकलती है और यहाँ के बेसिन भाग में ये क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। तो ये जो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं ये विशेषतः पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी चीन में इनका उद्गम है और ये यही इसी क्षेत्र में ऊंची पर्वत श्रेणियों के मध्य जो नीचे भाग हैं, बेसिन या प्लेया हैं, उसी में विलीन हो जाती हैं। तो ये था चीन का अपवाह तंत्र। धन्यवाद।